आदिवासी इलाकों में सबसे ज़्यादा जो खनन हुआ है, सबसे ज़्यादा जो ज़मीन की कुर्बानी दी है वो आदिवासियों ने दी है। चाहे झारखंड को ले या उड़ीसा को ले, सारे कॉरिडोर्स वही बन जाते हैं। How do we imagine the rights of Jal Jungle Zameen that is central to Adivasis, their identity, their ontology, their entire being Adivasi? I think I'll start from there. In the context of changing nature of state, nation state, how we imagine nation state, एक राज्य को हम कैसे देखते हैं, वो कैसे बदल रहे हैं, especially Indian state, how it is changing from a welfare state to a capitalistic kind of state. So this has a very significant implication for Adivasis for many reasons. Some of them are the erosion of safety nets that Adivasis as backward communities enjoyed for a long time after the independence is we are going to lose that, including reservations and all of that. And secondly, all other equalizer of our society in a society like ours, highly unequalized society, like education, health, welfare, infrastructure, these are going to vanish soon with the advent of a capitalistic state. And more than that, I think this is important. With the advent of a capitalistic state, Jal Jungle Zameen are going to be at stake because they are the last reserve of either ecology, resources, and they are the least speaking people. Those who have this, they are the ones who have least political mileage or say in a national scenario. In this entire context, how do we see our future of Adivasis? I think this is very important. The history tells us that कि आदिवासी इलाकों में सबसे ज़्यादा जो खनन हुआ है, सबसे ज़्यादा जो ज़मीन की कुर्बानी दी है वो आदिवासियों ने दी है। चाहे झारखंड को ले या उड़ीसा को ले, सारे कॉरिडोर्स वही बन जाते हैं। तो जब हम एक वेलफेयर, जब हमारे पास स्टेट था, थोड़ी बहुत हमारे पास कुछ एटलीस्ट एक आइडेंटिटी था हमारे पास, जब लेकिन ऐसे फोर्सेस जब आते हैं हमारे सामने तो हमारा जो अस्तित्व और ख़तरे में चला जाता है। थर्ड जो हमारे सामने एक चुनौती बन के आ रहा है वो मोनोकल्चर का है, या आप कोई मोनोकल्चर ऑफ माइंड कहिए, मोनोकल्चर ऑफ नेशनैलिटी कहिए, मोनोकल्चर ऑफ एग्रीकल्चर कहिए, या तो मोनोकल्चर ऑफ फेथ या बिलीफ सिस्टम करिए। ये ग्लोबली एक फिनोमिना है जो हर जगह हिस्टोरिकली हमेशा से हुआ है। कॉलोनियल टाइम पे लोग सबको एक ही खेमे में डालना चाहे थे, आज भी डालना चाह रहे हैं हर जगह, हर कॉन्टेक्स्ट में, और ये पर्टिकुलरली आदिवासियों के लिए बहुत खतरे का समय है। और मुझे लग रहा है जैसे कि और हम इसी कॉलोनियल माइंडसेट में अभी तक पड़े हुए। हम 10, अब हमारे यहाँ उपस्थित लोगों में से 15 ट्राइब का नाम बताइए, बोलेंगे हमारे पास नाम नहीं है। हम 2-4 ट्राइब्स जानेंगे, उसके बाद शायद हमारी जुबान बंद हो जाएगी। तो हमारे पास जो चिन्हित 420 ट्राइब्स है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और ऐसे समय में जब ये मोनोकल्चर का ज़माना है, लोग सबको एक खेमे में डालना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही, उनके लैंग्वेज के लिए, उनके टेरिटरी के लिए, उनके लैंड के लिए बहुत खतरा साबित होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में हम जल जंगल ज़मीन को कैसे देखते हैं, ये आपके सामने एक सवाल है, शायद हम लोग साथ में सोच सकते हैं। क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है और इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, शायद इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत होगी। पहला चीज़, कॉलोनियल टाइम के साथ ही ग्लोबल लेवल पे आदिवासियों के प्रति जो गेज रहा है, जो पर्सपेक्टिव रहा है बाकी सोसाइटी का, या तो आप अपर कास्ट कहिए या तो कॉलोनाइजर कहिए, वे हमेशा से आदिवासी हितों के लिए खतरा साबित हुआ है, वे हानिकारक रहे हैं। दे हैव लाइक those perspectives have enabled people to take their lands, urbanize it or whatever, and take for whatever purpose they wanted. I think that is very important to decolonize those perspectives. I think this is a time to reclaim those indigeneity. I mean, to claim that people have a different sets of belief system, they have a different sets of lifestyle, and उस जो हायरार्की क्रिएट किया गया है हिस्टोरिकली आदिवासियों के लिए और बाकी सोसाइटी के लिए या तो दलित सोसाइटी के लिए, उसको हमें तोड़ने की ज़रूरत है।
और चूंकि ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो आदिवासियों को या तो इरेशनल, अनसाइंटिफिक या तो फिर कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हमारे जो रिसर्च में यूज होता है हमेशा ऐसा दिखाती है, लोकल दिखाती है। इसको तोड़ के एक ऐसे पर्सपेक्टिव बनाने की जरूरत है जो हर एक समाज को उनके जीने का जरिया है। जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, उसको रेस्पेक्ट करने का एक ऐसा समाज बनाने की जरूरत है। दूसरा विषय कि पॉलिटिकल लेवल पे क्या इंटरवेंशन हो सकता है। क्योंकि आदिवासी समाज ऐसे मुद्दों पे हमेशा विक्टिम रहा है, तो मुझे लग रहा है इसमें पॉलिटिकली भी हमको री इमेजिन करने की ज़रूरत है। हमारे पास 420 आदिवासी समुदाय हैं, मान के चलिए, क्या हैं अभी जो चिन्हित है, और भी ज़्यादा हैं। बहुत सारे डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं जिनको कभी चिन्हित कभी हमने मानव की परिभाषा नहीं दी। उन लोग हमेशा बैकवर्ड ऐसा सोचते रहे। उनकी संख्या बहुत है और हमारा जो नेशन स्टेट है, हमारा जो इंडिया है, वो लिंग्विस्टिकली डिवाइडेड है। अगर हम आदिवासियों को सोचते, अगर उनके जो डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज है, कल्चर को अगर हम लोग अगर नक्शा खींच रहे हैं स्टेट का, अगर उनको हम लोग ख्याल में रखते तो हमारे पास शायद कितने राज्य आगे होते। और उसकी वजह से हमारे पास एटलीस्ट आदिवासियों के पास एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल माइलेज बनता। बट हमें आदिवासियों को राज्य बनाने के चक्कर में ऐसे राज्यों में ऐसे काट पीट दिया गया है, ना तो उनके पास पॉलिटिकल माइलेज है, ना तो इंसेंटिव्स है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ओडिशा से हैं तो ओडिया में आपको सिविल सर्विस को मिल जाएगा, बट वहाँ पे जो 20, 25, 30 ट्राइब्स रहते हैं, उस लैंग्वेज में आपको अगर सिविल सर्विस करना है तो आपके पास नहीं है। जो भी इंसेंटिव्स मिलते हैं गिने चुने लैंग्वेज के लिए मिलते हैं, जैसे संथाली है, गोंड है, ऐसे। बट बाकी जिनको शायद और ज़्यादा इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत थी, गोंड नहीं है अभी गोंड अभी भी नहीं है, जो सबसे बड़ा ट्राइब है, शायद सबसे बड़े ट्राइब्स में आता है। तो जो और भी बदतर स्थिति में, उनको एक्चुअली वेलफेयर स्टेट सिस्टम में ज़्यादा इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत थी। बट देन थिंग्स आर हैपनिंग दी ऑपोजिट। आई थिंक ये सब सारी हमारी इमेजिनेशन में आना चाहिए कि हम आगे क्या सोचते हैं। इवन लैंग्वेज को लेके जो भी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कई सारे लैंग्वेज को थोपा जा रहा है, इंग्लिश को थोपा जा रहा है, हमेशा से थोपा गया, तो इससे काफ़ी सारे लैंग्वेज एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तो इस सब कुछ सोचने की ज़रूरत है। तीसरा कि हम पूरे जो डेवलपमेंट मॉडल है उसको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। वी हैव टू री इमेजिन दैट, एटलीस्ट इफ आर थिंकिंग अबाउट आदिवासीज, वी हैव टू री इमेजिन दैट डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, particularly and more necessarily because they have devastated Adivasi societies. These are mostly extractive economic model. We are part of that, right? So what they do, what this model does, it extracts. या तो ये खनिज है या तो आदमी है, सबको गांव से निकाल के शहर में डाल देता है। तो इससे हमें निकलने की जरूरत है। एंड वी हैव टू रीथिंक कि एटलीस्ट आदिवासी पर्सपेक्टिव में ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या हो सकता है, जिसमें लोगों को निकाल के दिल्ली के में यूपीएससी करना ना पड़े, या सबको दिल्ली में पढ़ाई करना ना पड़े, कि आदिवासी इलाकों में खनिजों को निकाल के शहरों में डाला जाए, ऐसा जरूरत ना पड़े। तो मुझे लग रहा है ये डेवलपमेंट मॉडल ग्लोबली फेल हुआ है, इकोनॉमिकली भी और यानी कि ऐसा वेल बीइंग के पर्सपेक्टिव से भी। तो इसको हमें सोचने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, चूंकि मेरा रिसर्च हुआ है इन्वायरमेंटल इश्यूज पे, तो एक चीज़ें हमेशा बार बार आती है कि अभी चूंकि आदिवासियों को एक इन्वायरमेंटल सेवियर तरीके से देखा जा रहा है, उनके हमारे पूरे क्लाइमेट चेंज या तो जो भी इकोलॉजिकल डिजास्टर है, सारे उनको ठीक करने का सारा जो बोझ है उसको आदिवासियों के ऊपर डाला जा रहा है। ऑब्वियसली दे हैव बीन इनटू दैट, मानी कि लोग ने बचाया है, लेकिन जो स्टेट पॉलिसीज हैं उसको हमें रीलुक करने की जरूरत है। जैसे ऐसा लगता है कि जैसे इंसेंटिव के नाम पे हम लोग उनको बहुत मार चुके हैं अभी तक। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओडिशा में भी देखें, ओडिशा झारखंड में कहीं देखें, जो मोनोकल्चर को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आदिवासियों के पास अभी जो बची बचाई जो भी खेती या तो फिर जो भी बीज के जो भी बीजे हैं, जो भी डाइवर्सिटी है, वो भी खतरे में आ गई है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने उसको आदिवासियत या तो आदिवासी के लेंस से कभी देखा नहीं। ओडिशा में फ्री में बीजों का वितरण किया गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि लोग जो ट्रेडिशनल वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स थे सबको छोड़ के वो लोग आ गए अपने हाइब्रिड पे। अब जब वेलफेयर स्टेट कल के दिन खत्म हो जाता है, जब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो 24 रुपया धान पे दे रही है,
और जो मंडी में सड़ रहा है, एक कैपिटलिस्टिक स्टेट आने के बाद वो सारे बंद हो जाएंगे, जो बंद करना चाह रहे हैं हमेशा से। अच्छा हुआ कि फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, एमएसपी सारे बच गए, बट कल के दिन हम वी डू नॉट नो वेयर वी आर गोइंग, राइट। सो जब वो बंद हो जाते हैं, जब वो एमएसपी नहीं मिलता है, और जब उनके खेतों, खलिहानों और जंगलों से सारे बायोडाइवर्सिटी का सफाया हो चुका होता है, जब उनको सारे बीज, खाद और दवाइयाँ बड़े बड़े कंपनियों से खरीदनी पड़ेगी, तब उस समय जब उनके पास 2 रुपया नहीं होंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे। तो ये सारे एंस्लेवमेंट का जो कोलोनाइजिंग का जो आज तक का चल रहा है, तो इसको हम लोग रीइमेजिन करने की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है कि जो आदिवासियत का जो पूरा जो डिबेट चला है, इसको उन्हीं के लेंस से एक बार फिर से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक हमेशा खतरा रहा है जो इंडिजिनाइटी को लेके, जो हम लोग हमेशा से डिबेट करते रहे कि जो इंडिजिनाइटी का जो डिबेट है वो कहीं भी राइट विंग का रुख ले सकता है। जो टेरिटरी का जो डिबेट है, या तो मेरा धरती, मेरी माता, मातृभूमि, ये सब कहीं ना कहीं कभी हमें आउटसाइडर इनसाइडर में बांट देती है। मुझे लग रहा है आदिवासी इशू में, आदिवासी के परिदृश्य में, ये हमेशा दिकू का कॉन्सेप्ट हमेशा एक्सप्लॉइटर की तरफ रहा है। माने कि वन हु एक्सप्लॉइटेड देम दे बिकेम दिकू इंस्टेड ऑफ दोज हु लिव्ड देयर। सो यू विल फाइंड इन आदिवासी विलेजेस, like all of them are Adivasis, but there are people those who live there and they have been given lands and all so that they can survive. So they come for as a लोहार जैसे आते हैं, दूसरे काम करने के आते हैं, जिसको भूमि दिया जाता है। मुझे लग रहा है इंडिजिनाइटी का जो आदिवासियत का जो पहचान है, जो उसकी परिभाषा है, जो उसका रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें वो जो रेसिप्रोसिटी का है, जो दायरा है, वहाँ तक सही है, और हमें वहीं तक अपने आप को परिभाषित करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि जो आदिवासी का जो डिबेट चला, हम ये नहीं कहते हैं कि आप बाहरी हैं, हम अंदर वाले हैं। जो हमेशा नेशन स्टेट, जितने ग्लोबली जितने लड़ाइयाँ चल रही है, आप रशिया यूक्रेन से लेके हिंदुस्तान में, कि आप हमारे हैं, आप आउटसाइडर हैं, हम इनसाइडर हैं, तो ये मुझे लग रहा है आदिवासी लोगों को भी देखने की ज़रूरत है कि ये जो रेसिप्रोसिटी से बाहर निकल के ये राइट विंग का जो नैरेटिव है उसमें ना मिल जाए, और ये हमेशा क्या बोलेंगे, रेसिप्रोसिटी एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव की तरह आगे बढ़े। चौथी बात, अगर हम आदिवासी और बहुजन पॉलिटिक्स को इमेजिन करना चाहते हो, कहाँ ले चलें? मुझे लग रहा है इसमें एक लंबा इमेजिनेशन की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। इसमें हमें मोनोकल्चर जैसा देखना की ज़रूरत नहीं है कि हम सब एक ही नारा लगाएंगे, एक ही हमारा लीडर होगा, ऐसा। इससे बाहर निकल के जो भी डाइवर्सिटी है जगहों को लेके, आदिवासी समाज को लेके, दलित समाज को लेके, उसको रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है। उसको उस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करके एक पॉलिटिकल एंगल देके, एक पॉलिटिकल दबाव बना के हमारे अधिकारों को लेने की ज़रूरत है, ना कि दूसरा जो नैरेटिव चल रहा है हमारे बाहर, जो मोनोकल्चर है, एक धर्म, एक नेशन, उसके ऑपोजिट इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हुए एक नए समाज की कल्पना करने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है जयपाल सिंह मुंडा इसी चीज़ को बार बार संविधान में कहते गए थे कि वी नीड टू लर्न डेमोक्रेसी फ्रॉम also Adivasis. They have their ruling system, self-governing system like PESA and all, and we need to respect that. We need to respect all other governing system that we have in our country, in our society, and respecting that we must build that into a political organization that is opposed to something what we have been fighting against. Thank you so much.